डेविल्स रेड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से इस पूरे की पूरे शहर के अंदर एक नया तरीके का लॉ जो है उसको फोर्स कर दिया गया है, जिसके अंदर बेसिकली किंग पिन ने जो है एक तरह का सिविल वॉर जैसा इवेंट क्रिएट कर दिया है, जहां पे कोई भी सुपर हीरो अपने आइडेंटिटी को रिवील किए बिना या फिर वो अब जो है अपनी किसी भी किस्म की सुपर पावर्स को खुलेआम अंजाम नहीं दे सकता है। और अगर कोई भी सुपर हीरो या कोई भी बीइंग इस तरह की अपनी पावर्स को खुलेआम इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसके लिए किंग पिन ने अपना एक नया थंडरबोल्ट का यूनिट बनाया था, जो कि उन सबको पकड़ने धकड़ने का काम कर रहा है। और उसी तरह हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट एपिसोड के अंदर स्टीव रॉजर्स, स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस और इस तरह के काफी ज्यादा हीरोज जो हैं वो थंडरबोल्ट और किंग पिन की फोर्सेस से बचते बचाते अंडरग्राउंड हो चुके हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी पता चला कि अब टोनी स्टार्क ने इस बात का फैसला करा है कि वो भी जो है मेयर की रन के लिए आगे इलेक्शन में लड़ेगा, ताकि वो किंग पिन को हरा के ये सारी की सारी चीजें ठीक कर सके। लेकिन हमने पिछले एपिसोड के अंदर ये भी जाना कि किस तरीके से किंग पिन के हाथ जो है अब पर्पल मैन लग चुका है, और उसको मारने के बाद अब उसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो पूरी की पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, अपने इशारों में नचाना चाहता है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली आज रैंड कॉर्पोरेशन से होती है। और अगर आपको नहीं पता तो ये डैनी रैंड की कंपनी है, जो कि आयरन फिस्ट के नाम से बहुत ही ज़्यादा मशहूर एक सुपर हीरो है। और वहीं से हम देखते हैं कि वो किसी से फ़ोन के ऊपर बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं आपसे आयरन फिस्ट नहीं रहा हूँ लूक, और मुझे इस बात में काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है कि तुम्हें मेरी परवाह हो रही है और तुमने मुझे कॉल करी। और मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी कि किस तरीके से तुमने सारे के सारे लोगों के बीच खड़े होकर वो बातें करी थी। सच कहूँ तो तुमने अपने आप को एक बहुत ही बड़ा टारगेट बना दी उनकी नज़र में, और कुछ नहीं। तो लूक बोलता है कि हाँ यार, मैं इस बात को जानता ही हूँ, और इसी वजह से तो मैं यहाँ से निकल पड़ा अपने घर से स्टीव रॉजर्स और बाकियों से मिलने के लिए, क्योंकि तुम जानते हो ना कि अगर हम नंबर्स के अंदर रहेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी डैनी। वैसे मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता था डैनी कि वंस एन एवेंजर। तो वहीं से डैनी बोलता है कि ऑलवेज एन एवेंजर। हाँ, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, और मैं भी शायद सोच रहा था कि मुझे कहीं नॉर्थ की तरफ चले जाना चाहिए, जस्ट इन केस के अलग वो लोग मेरे पीछे आते हैं तो मैं उनके हाथों ना लग सकूँ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि जब यहाँ पे आयरन फिस्ट ये सारी बातें कर ही रहा होता है, अचानक उसकी ऑफिस की दीवार टूटती है और हम देखते हैं कि वहां पर थंडरबोल्ट का यूनिट यहाँ पे घुसता है अंदर, जिसको इस वक्त लीड कर रहा है क्रॉस बोन्स, और बोलता है कि अपने हाथ फौरन हवा के अंदर रखो, या फिर अगर तुम्हें नहीं भी रखना तो अच्छी बात है, इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। शेरिफ क्रॉस बोन्स आज मुझे यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आए हैं, मतलब सीरियसली इस बात से मेरा डिसीजन बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अगले बार लूक बोलता है कि डैनी आखिरकार वहां पे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, और वहीं से अब आदमी बोलते हैं कि हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि अपने हाथ फौरन हवा के अंदर उठाओ, वरना हम तुम पे अटैक करेंगे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि डैनी रैंड ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो इनके खिलाफ जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का गुंडा, एक तरह का क्रिमिनल जिसने कभी कैप्टन अमेरिका के ऊपर गोली चलाई थी, क्रॉस बोन्स, वो यहाँ पे इसको अरेस्ट करने के लिए आया है। तो ये बात वो कैसे हजम कर सकता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जबरदस्त तरीके से उनसे मुकाबला शुरू करता है, लेकिन वहाँ पे जो थंडरबोल्ट यूनिट होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं और उसको दबोचना शुरू कर देते हैं, और अगले बार उसकी कॉल कट जाती है। तो लूक बोलता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। तो जेसिका बोलती है क्या हम उसके पास चले उसकी मदद के लिए। तो टोनी स्टार्क को हम देखते हैं कि जो कि इस वक्त इनको अपनी लैम्बोर्गिनी के अंदर ले जा रहा है, वो कहता है कि यार वो हमसे तकरीबन इस वक्त 30 ब्लॉक्स अवे है और मेरे पास इस वक्त कोई जेट भी मौजूद नहीं है, और दूसरी बात कि मेरे सारे के सारे सूट्स को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो है अपने कब्जे में ले लिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम आज डैनी की कोई मदद कर सकते हैं, और अगर हमें डैनी और अपने दोस्तों की इसी तरह से मदद करनी है तो हमें फौरन जो स्टीव रॉजर्स और बाकियों के पास पहुंचना होगा। लेकिन इसी तरह हम अगले पल यहाँ से किंगपिन के ऑफिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बैठ के अपना यहाँ पे काम वगैरह कर ही रहा होता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको किसी की आहट महसूस होती है, और कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया सिक्योरिटी के ऊपर, लेकिन तुम जैसों के लिए सिक्योरिटी कभी काम ही नहीं करती है। तुम जैसों से मेरा मतलब निंजास है। क्या मैंने ठीक कहा इलेक्ट्रा? वो तुम ही हो ना जो कि इस वक्त नई डेयर डेविल बन के घूम रही हो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रा यहाँ पे आई होती है और कहती है कि मैं तुम्हें बस ये बता देना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो फिस्क। तुम एक बहुत ज़्यादा डेस्परेट प्ले चल रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पावर ऑफ गॉड लग चुकी है तुम्हारे हाथों के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसे किंगपिन बोलता है कि अगर उन्होंने मेयर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो वो मेरी असली ट्रू पावर होगी, तब मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग मेरे ऊपर आके अटैक करें ताकि वो दुनिया की नज़र में बदनाम हो। मैं सच कहूँ तो तुम लोगों से थक चुका हूँ, तुम रिडिकुलस कॉस्ट्यूम वालों से। तुम लोग एक तरह की फ्रीक जिंदगी गुजार रहे थे और एक दिन तुम्हें फ्रीकिश पावर मिल गई, तो अब तुम्हारा जो दिल चाहता है वो तुम करोगे। बस अब बहुत हो चुका है, अब ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि माया वहां से अपना ब्लेड निकालती है। तो किंग बोलता है तो इसलिए तुम मेरे पास आई हो मुझसे मिलने के लिए? तुम तो एक किलर हो ना, तुम इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकती हो, एक्सेप्ट कि तुम अब ऐसा नहीं करने वाली हो। क्या मैंने ठीक कहा? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि अब तुम किसी की जान नहीं लेती और इसी वजह से तुम डेयर डेविल का मेंटल लेने के काबिल बनी हो कि तुम्हें किसी को मारना नहीं होगा। हाउएवर अगर मेरी बात की जाए तो मैं इसका ऑपोजिट हूँ। मैंने कोई कसम या मैंने कोई वादा नहीं किया है, बल्कि मैं अपनी वो उन पावर्स को अनलीश कर रहा हूँ जो कि पिछले कहीं डेकेड से मैंने जमा करके रखी हुई थी। और मेरी पावर है इन्फॉर्मेशन, मेरे दोस्तों की, मेरे दुश्मनों की, उनकी वीकनेसेस, उनकी डेलाइंसेस,
और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पे उसके हाथ में एक तरह की केन मौजूद है, लेकिन उस केन के अंदर जो क्रिस्टल लगा है उसके अंदर एक उंगली मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से बेसिकली डेयर डेविल उसको बताना शुरू करता है कि किस तरीके से उसने उसकी फाइल को भी पढ़ा है और वो इस बात को जानता है कि किस तरीके से उसने मैट मैडॉक को एक बहुत सालों पहले जो है एक तरह का जो है उसको धोखा दिया था। तो बेसिकली एक तरह का उसका सीक्रेट उसने रिवील कर दिया किंगपिन ने, जिसको उसके बारे में पता है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि ये सुनते ही इलेक्ट्रा फौरन परेशान होती है और कहती है कि वो इस बारे में जानता है। आखिरकार इसको ये बात पता कैसे चली कि मैंने मैथ्यू के साथ जो है बेट्रे किया था। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि मैरी यहाँ पे आती है थंडरबोल्ट की यूनिट के साथ चिल्लाते हुए कि फौरन पहुंचो, हमारे मेयर को जान से मारने के लिए आई है। लेकिन वो बोलता है कि इट्स ओके मैरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको यहाँ से जाने के लिए कह दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे इलेक्ट्रा जो है वो बेसिकली अपने आप की यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हुए उसकी बिल्डिंग से फौरन बाहर निकलती है और कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर मैथ्यू को इस बारे में पता चल गया तो मैं सब कुछ खो दूंगी जो कि मेरे पास मौजूद है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली किंगपिन ने अपनी उसी पावर का इस्तेमाल करा जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा सुना था, यानी कि लोगों की इन्फॉर्मेशन रखना, उनकी वीकनेसेस रखना, और उसी के जरिए उसने इलेक्ट्रा को यहाँ से उल्टे पैर भगवा दिया। तो उसी तरह हम लोग यहाँ से एवेंजर्स के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ पे अपने एवेंजर्स मैंशन के ऊपर आए हुए हैं। और माइल्स बोलता है कि मुझे लगा था कि एवेंजर्स मैंशन अब डिसकमीशन्ड हो गया है। तो वहीं से वो बताते हैं स्टीव रॉजर्स, ये जगह जो है अब पब्लिक स्पेस बना दी गई है, लेकिन इसका सब बेसमेंट लेवल जो है उसको सीक्रेटली अभी भी हमने एक्टिव रखा हुआ है। तो माइल्स बोलता है कि चलो मैं समझ गया तुम्हारी बात, तो क्या अब हम यहाँ पे खड़े होकर स्पाइडी प्राइम का इंतजार करेंगे या फिर हम अंदर बढ़ें? तो टोनी बोलता है कि यार वो तुम्हारा स्पाइडर दूसरा वाला हमेशा ही लेट होता है, मेरे ख्याल से हमें फौरन अंदर घुसना चाहिए इससे पहले कि कुछ लगता है कि गड़बड़ हो गई। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे कुछ बच्चे दूर से बैठे हुए टोनी स्टार्क को पहचान लेते हैं और उसकी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो टोनी उनके पास आता और कहता है कि ठीक है बच्चों, तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के लिए काफी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, लेकिन मेरी बात जरा सुनने की कोशिश करो। इस वक्त हम लोग जो है थोड़ा सा छुप के रहने की कोशिश कर रहे हो कि ये एक तरह का एवेंजर्स का ऑफिशियल बिजनेस है, तो मैं चाहता हूँ कि इसलिए इसमें तुम हमारा थोड़ा सा साथ दो। मैं इस वक्त तुम तीनों बच्चों को $1,000 फौरन तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा अगर तुम इस वीडियो को डिलीट कर देते हो। तो बताओ कि कैसा साउंड करता है? तो वहीं से वो बच्चा बोलता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर हमने इस वीडियो को कहीं पे सेल कर दिया तो हमारे पास इससे ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। लगता है कि टिन मैन के बारे में उन्होंने जितना कहा तो उसकी पॉकेट्स उतनी ज़्यादा भी डीप नहीं है। तो वहीं से टोनी स्टार्क बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन इसी तरह वहाँ पे लूक आता है उसकी बात काटते हुए और कहता है मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा बच्चों कि तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो। और अगले बार हम देखते हैं कि लूक केज को देख के बच्चों के अंदर थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है, क्योंकि लूक की बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, क्योंकि वो कभी भी मास्क वगैरह पहन के नहीं घूमता, उसको हर कोई जानता है। और वो बताता है, लोग उनको बच्चों को समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से इनका डेंजर जो है वो एक ही है, और अगर इस सिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यही लोग उनको बचाने के लिए आने वाले हैं। तो इसलिए वो बच्चे उसकी बात सुन के फौरन से वीडियो डिलीट कर देते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दूर झाड़ियों में खड़ी हुई कहीं पे हमें एक बच्ची नजर आती है जिसका कलर बिल्कुल पर्पल हो रहा है, तो ये हो सकता है कि पर्पल मैन की कोई बेटी है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे डेली ब्यूगल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक तरह का हंगामा मच रहा होता है और हम यहाँ से बेसिकली अपने स्पाइडरमैन के पास शिफ्ट होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि लास्ट एपिसोड में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। ये स्पाइडरमैन दरअसल पीटर पार्कर नहीं बल्कि ये उसका क्लोन जो है बेसिकली बेन राइली इस वक्त जो है वो स्पाइडरमैन का मेंटल लेके घूम रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बताता है कि ये जगह वो है जहाँ पे पीटर काम किया करता था, यानी कि वो जो कोई भी लोग हैं वो लोग पीटर का पीछा करते हुए आए हैं, तो इसलिए वो मुझे एक्सेप्ट कर ही रहे होंगे। अब मैं पीटर पार्कर हूँ या बेन राइली हूँ, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग इस वक्त खतरे के अंदर मौजूद हैं और स्पाइडरमैन को उनको बचाने के लिए जाना होगा। इस तरह देखते हैं कि डेली ब्यूगल के अंदर कुछ लोग जो है वहाँ पे थंडरबोल्ट के वो लोगों के से पूछताछ वगैरह कर ही रहे होते हैं और उनसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी देर में वो आदमी बोलता है कि तुम तो बड़ी आसानी से यहाँ पे बचने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर रॉबर्टसन, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर तुम्हारी ये सारी की सारी चालबाजियां और बातें काम आने वाली हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है कि अगर तुम क्लासिक हीरोज की बात कर ही रहे हो तो तुमने कुछ देर पहले एक ऑर्डर किया था और उसकी पॉलिसी ये थी कि 30 मिनट में आए वरना फ्री। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टास्क मास्टर और विप्लैश मौजूद हैं जो कि यहाँ पे लोगों को हॉस्टेज बनाए हुए होते हैं। तो वहीं से टास्क मास्टर कहता है चलो 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 भाई, अब लगता है कि पार्टी स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। देखो इस बात को याद रखना स्पाइडी कि हमारे बीच कुछ भी पर्सनल नहीं है, बस मुझे उस आदमी ने हायर करा जिसके पास स्पाइडरमैन के ऊपर एक फाइल है लेकिन वो इनकम्प्लीट है और उसको इस बात से बहुत ही ज्यादा नफरत है। तो इसलिए अब मेरा काम ये कि मुझे पता लगाना है कि असल में स्पाइडरमैन सच में है कौन, और उसने मुझे ये सब पता करने के लिए कुछ छोटे मोटे खिलौने भी दिए हैं। उस फाइल के अंदर मुझे बताया कुछ इस तरीके से जाता है कि जो कोई भी इंसान स्पाइडरमैन उस मास्क के पीछे है वो प्रोबेबली यहीं पे काम करता है। मैंने इस बात का अंदाजा लगा ही था कि अगर हम डेली ब्यूगल पे आके इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद स्पाइडरमैन सामने आ ही जाएगा, और लगता है कि वो सामने आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अब बातें बहुत हो चुकी है और पुराने तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, और अब मैं बहुत जल्द पता लगा ही लूंगा कि इस बेकार से मास्क के पीछे कौन है। लेट्स गो।
इसी के बाद हम यहाँ से मायरमिडन द प्रिजन ऑफ सुपर पावर्ड क्रिमिनल्स के एक जेल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ये वो जेल है जहाँ पे सारे के सारे सुपर हीरोज को पकड़ के रखा जा रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक और सूजन स्टॉर्म बैठे हुए होते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो बैकग्राउंड में यहाँ पे हमें एक आदमी जो है बिल्कुल वुल्वरीन जैसा लग रहा है, अगर आप राइट साइड की तरफ गौर करें तो। खैर हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक और सूजन स्टॉर्म अपनी बातें वगैरह कर रहे होते हैं, क्या हमारा लॉयर वगैरह यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो सूजन बोलती है कि हाँ मैं अपने लॉयर से बात करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि ये पूरा का पूरा प्रिजन एक समंदर के बीचों बीच है, तो उसका आना यहाँ पे इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक, क्या मैंने सही कहा? तुम जेल के अंदर इतने ज़्यादा फैंटास्टिक नहीं लगते हो। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि देखो जेंटलमैन, मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे बैठ के प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो वो आदमी अपना चाकू निकालता और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या प्राइवेट बातें हो रही हैं, लेकिन हमें भी तो थोड़ा सा बताओ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे वो वहाँ पे अटैक करने के लिए आता है तो वहाँ पे सूजन स्टॉर्म अपनी पूरी की पूरी खाने की ट्रे उठा के उसके ऊपर मारती है और रीड रिचर्ड्स के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारते हैं और कहते हैं कि बेटा हमें किसी पावर्स की जरूरत नहीं है फैंटास्टिक होने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे गार्ड आना शुरू होते हैं और उन सबको अलग करते हैं। और इसी तरह वहाँ पे वो बोलती है सू कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, समझ में आई? तो रीड बोलता है कि हाँ हमेशा की तरह। और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन वहाँ पे थंडरबोल्ट्स के लोग उनको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें सिचुएशन से अंदाजा हो रहा है कि किस तरीके से जो कल तक अमेरिका के जो न्यूयॉर्क सिटी के सबसे ज्यादा चहीते हीरोज हुआ करते थे, आज उनको इस तरह की जेल के अंदर कैद कर दिया गया है और यहाँ पे वो अपनी पावर्स को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ से सिटी हॉल सब बेसमेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस यहाँ पे मौजूद है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट यही काम कर सकता था फिस्क। और मैंने काफ़ी टाइम पहले से इस तरह के रूमर सुने थे कि डॉक्टर वॉन्डूम जो है वो बेसिकली ज़ेबिदिया किलग्रेव का इस्तेमाल करता है पूरी की पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो डिवाइस मैंने इस वक्त तुम्हारे लिए तैयार करी, इसके जरिए तुम सिर्फ न्यूयॉर्क के लोगों को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। तुम सिर्फ न्यूयॉर्क के लोगों से ही अपनी बातें मनवा सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम उनको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहे होगे। उसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली उन्होंने यहाँ पे पर्पल मैन को एक बहुत ही बड़े से क्रिस्टल के अंदर कैद कर दिया है और उसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को अपने वश में करना चाहते हैं। और अगर आप गौर करेंगे सीन के अंदर तो पर्पल मैन के हाथ के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है, जिससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि विल्सन फिस्क का जो केन है उसके डायमंड के अंदर जो हमें फिंगर नजर आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि पर्पल मैन की थी। और उसी वजह से वो जो है बेसिकली अपने पास उस छड़ी को रखा हुआ है ताकि उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो उसकी पावर से जो है पर्पल मैन की तरह उसको लोगों को कंट्रोल कर सके। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ ऑटो, और मेरे ख्याल से सिटी को जीतने के लिए मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। और इसी तरह अगले पल अपनी छड़ी को आगे करते हुए बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इसके बाद से मैं हैंडल कर लूंगा। तो ऑटो बोलता है कि सॉरी विल्सन, लेकिन मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा मेक श्योर करा था कि तुम्हारा ये सारा का सारा पर्पल मैन इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर ना चलेगा। तो जब तक मैं न्यूरो ब्लॉकर्स पहना हुआ हूँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। खैर अब मेरी डील यहीं तक थी और अब मुझे आगे जाना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टेवियस की डील बेसिकली ये थी कि उसको जो है किलग्रेव को पकड़ के उसकी ये मशीन बनानी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है। और इसी तरह किंगपिन बताता है एक जितना ज़्यादा कैंडिडेट अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करता है उतने ही ज़्यादा उसके पास वोट आते हैं, उतनी आसानी से वो लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और उतनी आसानी से वो मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। ये मशीन उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये भी एक तरह की ऑमनियस कमर्शियल मशीन ही है जिसके जरिए मैं लोगों के वोट बटोरने की कोशिश करूंगा। मैं इसके जरिए इलेक्शन कभी हार ही नहीं सकता हूँ, मैं इसके जरिए अपनी सिटी को कभी लूज करूंगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग भी वोटिंग बूथ की तरफ जाएंगे पूरी की पूरी सिटीज़ के ऊपर उनको हर तरफ थंडरबोल्ट्स की टीम ही नजर आने वाली है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। और जब उनको हर तरफ थंडरबोल्ट ही नजर आएंगे तो उनके दिमाग में सिर्फ मेरा ही ख्याल होगा जब वो वोट डाल रहे होंगे। और दूसरे जो विजिलेंटीज हैं उनको मैं बिजी रखने की पूरी कोशिश करूंगा, उनके सीक्रेट्स का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत जल्द गिरने वाले हैं उन सारे के सारे ट्रैप्स के जरिए जो कि मैं पिछले कहीं डेकेड से बिछाते हुए आ रहा हूँ उन लोगों के लिए। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बेसिकली टोनी स्टार्क और बाकी एवेंजर्स के पास जो कि यहाँ पे बेसमेंट के अंदर आ रहे होते हैं। और टोनी बोलता है कि जरा एक मिनट यार लूक, इस पूरे के पूरे बेसमेंट में आया मुझे काफी अरसा हो चुका और मैं तकरीबन इसके कोड्स ही भूल गया था। और इसी तरह लूक बोलता है कि देखो यार हमें यहाँ पे कुछ बात करनी होगी तुम्हारे प्लान के बारे में। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि हाँ वही प्लान जिसमें तुम फिस्क के खिलाफ खड़ा होने का सोच रहे हो। तो टोनी बोलता है कि मेरे हिसाब से यही सबसे ज्यादा साफ तरीका है जिसके जरिए हम जीत सकते हैं। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और प्लान है? क्या हमें उससे जाके मुकाबला करना चाहिए? तो माइल्स बोलता है कि नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात यह है कि तुम्हारा प्लान तो ठीक है लेकिन शायद वो शख्स तुम नहीं होने चाहिए जिसको वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। देखो मुझे माफ कर देना। तो जैसिका बोलती है कि देखो नो ऑफेंस, लेकिन ये बात जरा गौर करने वाली है कि तुम एक रिच डूड हो जो कि एक दूसरे रिच डूड के साथ जाके सामने खड़े होने वाला है और तुम उससे विक्ट्री के लिए लड़ने वाले हो। तो वहीं से लूक केज बोलता है कि हम जानते हैं इस बात को टोनी कि तुम एक हीरो हो, और जैसिका की बात भी बिल्कुल ठीक है कि फिस्ट जो है सारी की सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगा और तुम्हें बदनाम कर सकता है और उस वक्त फिर तुम्हारे पास उससे ऊपर आने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस इलेक्शन के अंदर मुझे जो है तुम्हारी जगह लड़ना चाहिए। तो टोनी बोलता है कि क्या मतलब कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि देखो लूक की बात ठीक है कि वही इस इलेक्शन के लिए सबसे अच्छा पिक है हमारे लिए, क्योंकि अगर तुमने गौर किया हो तो उस दिन जो उसने स्पीच दी थी उसके जरिए उसने बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया था। और इलेक्शन को जीतने का तरीका यही होता है कि तुम्हें इंस्पायर करने की ज़रूरत होती है लोगों को। और डेयरडेविल भी इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है कि लूक जो है वो हमें से एक ऐसा शख्स है जिसने आज तक कभी भी मास्क नहीं पहना है, और न्यूयॉर्क के लोग इस वजह से उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। तो जेसिका बोलती है कि आई मीन यार मैंने भी कभी मास्क नहीं पहना, लेकिन मैं लोगों को इस तरह इंस्पिरेशन नहीं दे सकती हूँ ना। तो लूक बोलता है कि हाँ हाँ मुझे माफ कर देना मैन, देखो मैं सच में ये सब नहीं चाहता था, लेकिन यही चीज अब इस वक्त मेक सेंस बना रही है। तो वहीं से लूक बोलता है टोनी के पास आके, देखो इस वक्त हमारे ईगो की बात नहीं है, ये सारी की सारी बात है कि हमें किस तरह से विल्सन फिस्क को हराना है, तो क्या तुम इस बारे में कूल हो। तो टोनी बोलता है कि हाँ हाँ यार ऑफ कोर्स ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि अगर तुम खड़े हुए इलेक्शन के अंदर तो तुम्हें वो सारी की सारी फंडिंग मिले जो कि तुम्हें मिलनी चाहिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। तो वहीं से लूक बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये बात सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा मैन। तो उसी तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हम सब इसके अंदर एक साथ ही फंसे हुए हैं। लेकिन टोनी स्टार्क की शक्ल देख के अगर हम अंदाजा लगाएं तो यहाँ पे टोनी का कहीं ना कहीं घमंड जो है वो चकनाचूर तो हो ही गया है, क्योंकि वो हमेशा से इलेक्शन के अंदर खड़ा होना चाहता था। अब इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन बेसिकली टास्क मास्टर से जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर ही रहा होता है और बताता है कि किस तरह से टास्क मास्टर उसको अपने पास से निकलने नहीं दे रहा है और उसको बेसिकली विप्लैश से सारे के सारे लोगों को फौरन छुड़वाना होगा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा उनके लिए वही है। तो हम देखते हैं कि स्पाइडी अपना बेसिकली वही पैतरा उभाता है, यानी कि सुपर विलन को टीज करने का, और कहता है कि यार मैंने तो सोचा था विप्लैश कि तुम एक ए लिस्ट बन चुके हो, लेकिन तुम तो अभी भी सिर्फ एक फूल की तरह वहां पे खड़े होकर लोगों के ऊपर नजर रख रहे हो, जबकि सारा का सारा मजा तो यहाँ पे टास्क मास्टर उठा रहा है। तो क्या तुम स्पाइडरमैन से इतना ज्यादा डरते हो। तो ये बात सुन के हम देखते हैं कि विप्लैश को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कीड़े, मैं ए लिस्टर हूँ हमेशा से ही और मैं तुम्हारा काम आज तमाम करके रहूंगा। तो पीटर बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही शॉट है जो कि मुझे लेना होगा उसको हराने के लिए। और अगले बार हम देखते हैं कि विप्लैश बेसिकली स्पाइडरमैन को अपने पूरे के पूरे हंटर्स के अंदर जगड़ लेता है, उसको बिजली का झटका देता है, लेकिन यहाँ पे बैन राइली जो है वो हार नहीं मानता और एकदम जबरदस्त किस्म का पंच आके उसके मुंह के ऊपर मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसके सारे बॉडी के मसल्स वो एक सेकंड के लिए अकड़ चुके हैं, वो हिल नहीं पा रहा होता और कहता है ऑल राइट टास्क मास्टर, क्या हम लोग ये सब बाहर जाके नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से अगले पल वो बोलता है कि ऑनेस्टली ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे टास्क मास्टर जो है वो यहाँ पे बैन राइली के गले में वही पट्टा पहना रहता है जिससे उनकी सारी की सारी सुपर पावर्स चले जाती हैं और वो उसको लात मार के बेसिकली जो है इस बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे एकदम घबरा जाता है क्योंकि उसकी पावर्स एकदम जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने वेब शूटर का इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरीके से बिल्डिंग्स के ऊपर वेब मारने की कोशिश कर ही रहा होता है। लेकिन क्योंकि अब उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जिसके जरिए उन वेब्स पे वो आसानी से झूल सके, तो वो यहाँ पे बहुत ऊपर से जो है गाड़ी के ऊपर गिरता है बहुत ही गलत हालत के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, उसका पूरा मार्क्स पड़ चुका है, उसके मुंह पे हर जगह खून ही खून लगा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे थंडरबोल्ट के जो गार्ड्स होते हैं सारे के सारे आके स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बताता है कि फिस्क एक बहुत ही ज्यादा छोटा आदमी है जिसकी सोच उससे भी ज्यादा छोटी है, लेकिन अगर वो उन मास्क मैन को जो है टॉर्चर करना चाहता है और वो उसी में खुश है तो उसको करने दे सकते हैं हम, लेकिन उसका इंटरेस्ट अगर उन सारे के सारे मास्क मैन को टॉर्चर करने के अंदर है तो मैं उसको ये मजा उठाने दे देता हूँ। और वैसे भी उसके पास जो पावर है वो एक बहुत ही ज्यादा छोटी अमाउंट के अंदर है, लेकिन एज ऑलवेज ऑटो ऑक्टेवियस जो है वो असली पावर को हमेशा समझता है। असल पावर जो कि इस वक्त मौजूद है वो मौजूद है इस लेबोरेटरी के अंदर जो कि मैड साइंटिस्ट रीड रिचर्ड्स की है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ऑटो ऑक्टेवियस जो है उसने वहाँ पे किंगपिन की मदद करके अपनी डील तो पूरी कर दी है, लेकिन अब वो दोबारा यहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर आके रीड रिचर्ड की लैब के अंदर घुस चुका है और वो इस बात को समझ चुका है कि रीड रिचर्ड की लैब वो किसी खजाने से कम नहीं है एक साइंटिस्ट के लिए। तो इसी तरह आप तो जानते हैं कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस कितना ज़्यादा खतरनाक है, तो बोलता है कि इसकी लैब के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ें मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड इन्वेंशंस, जैसे कि ये इंटरडायमेंशनल गेट, तो इसलिए इस सिटी को कंट्रोल करने का जिम्मा मैं फिस्क को दे ही देता हूँ, क्योंकि मेरे प्लान जो हैं वो इस सिटी के नहीं बल्कि हमेशा की तरह सुपीरियर हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ऑटो एक्टिवियस एक इंटर डायमेंशनल गेट खोलता है रीड रिचर्ड की लैब के अंदर जाके, और हम देखते हैं कि वहाँ से खतरनाक किस्म के हमें कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें हल्का एक ज़ॉम्बीफाइड अजीब और गरीब मॉन्स्टर सिस्टम का वर्जन नजर आ रहा है, जिसके यहाँ पे 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 6 हाथ हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक वुल्वरीन नजर आ रहा है और इस वुल्वरीन के भी हमें यहाँ पे पीछे से कुछ टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं, यानी कि 6 हाथ। और इसी तरह हम यहाँ पे अगर एक गोस्ट राइडर को देखें तो इसके भी पीछे से कुछ अजीब गरीब टेंटिकल्स निकले हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ऑटो टीवीएस ने अलग अलग यूनिवर्स से उन बींग्स को बुलाया है जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा लिम्स मौजूद हैं। तो आज के सेकंड एपिसोड के अंदर हमें ये बात पता चल रही है कि जिस तरह से यहाँ पे पहले ही मुसीबतें कम थी, यानी कि किंगपिन जो कि पूरी की पूरी न्यूयॉर्क सिटी को कंट्रोल करना चाहता है, हीरो से अपने बदले ले रहा है और उनके ऊपर किस तरीके से जुल्म करके उनको पकड़वा रहा है, तो वहीं पर हमने देखा कि अब इससे बड़ा एक और विलन हमारे सामने आने वाला है आगे जाके, जो कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस होने वाला है, जिसके हाथ अब रीड रिचर्ड की पूरी लैब लग चुकी है। उसने इंटरडायमेंशनल पोर्टल खोल के जबरदस्त किस्म के सुपर हीरोज
या फिर हम इनको सुपर विलन्स कहें, इनको इस यूनिवर्स के अंदर बुला लिया और उसका आगे जाके अब क्या प्लान होने वाला है ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। टू बी कंटिन्यूड।